हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज से इस चैनल पे KVS DSSB की PGT TGT और PRT की क्लासेस चलेंगी। तो आज मैं इंग्लिश का पोर्शन लेके आई हूँ। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के भी वीडियोस आएंगे और हिंदी के भी वीडियोस आएंगे और मैथ्स के वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखते हैं। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन बताना है कि कौन सा प्रेपोजिशन राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज्ड का मीनिंग क्या होता है, खुश होना। तो द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ। तो गर्ल क्या थी, अपने से बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर विद का आंसर होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन सेट होती हैं, यानी कि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं। तो प्लीज्ड के साथ ज़्यादातर कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, तो विद का यूज़ होता है। तो द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर सेल्फ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर प्लीज्ड क्या है, तो यहाँ पर प्लीज्ड जो है वो ये ध्यान रखना है। तो प्लीज्ड यहाँ पर क्या है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किसकी तरह होता है, एज एन एडजेक्टिव की तरह होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, प्लीज जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल का जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव की तरह होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लीज्ड क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर सेल्फ। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो जैसे कि आपको पता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। ठीक है, तो जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने इंग्लिश के वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट की थी, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखिएगा और आपको वीडियोज़ जो मैंने डाले हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं। तो आपको अगर नहीं भी इंग्लिश आती तब भी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ऐसी लेडी जिसके हस्बैंड क्या हो गए, डेड हो गए, यानी कि उसके हस्बैंड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, इंतकाल हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वर्जिन है, स्पिंस्टर है, वेडलॉक है, विडो है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन इससे रिलेटेड जो और ऑप्शन है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ऑप्शन हैं उनको क्लियर ज़रूर कर लिया करिए, खासकर अगर वोकैब्स हो। ठीक है, तो वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको हर वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। तो अ वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड, यानी कि ऐसी वुमेन, एक वुमेन जिसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विडो यूज़ करते हैं, यानी कि विधवा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। और जिसकी वाइफ मर गई हो उसको हम क्या बोलेंगे, विडोवर। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, जिसकी वाइफ मर जाती है तो उसको हम बोलते हैं विडोवर बोलते हैं। ठीक है, और जिसके हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं विडो बोलते हैं। इसके अलावा जो और वर्ड्स दिए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है वर्जिन। तो वर्जिन किसके लिए आता है, कुंवारी के लिए आता है, यानी कि ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी ना हुई हो, तो उसके लिए हम वर्जिन का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसके सिनोनिम्स को भी आपको ध्यान रखना, जैसे कि अनटच्ड वुमेन कह सकते हैं। ठीक है, सेक्रेड बोल सकते हैं, सेक्रेड मीन्स पवित्र, यानी कि ऐसी लड़की, ठीक है, ऐसी गर्ल जिसको अभी छुआ ना गया हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्जिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्पिंस्टर। ठीक है, तो स्पिंस्टर को आपको ध्यान रखना है। तो स्पिंस्टर का किसके लिए आता है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें लड़की की एज क्या होती, कम होती, इसमें क्या होती है, यानी कि ओल्ड लेडी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसी लेडी, ठीक है, ऐसी लेडी जिसकी शादी ना हुई हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, अगर लड़का हो उसकी शादी ना हुई हो, मेल हो, तो मेल के लिए हम क्या बोलते हैं, बैचलर, और फीमेल के लिए क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर बोलते हैं। स्पिंस्टर को आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसका सिनोनिम याद रखना है। तो इसका सिनोनिम भी याद रखना है, तो बैचलरेट भी बोलते हैं। तो बैचलर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो बैचलरेट हो जाएगा। तो बैचलर का ऑपोजिट बैचलरेट। तो बैचलरेट यूज़ करिए या स्पिंस्टर यूज़ करिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो क्लियर बात हुई। तो स्पिंस्टर और बैचलरेट एक ही चीज़ है। स्पिंस्टर और बैचलरेट फीमेल के लिए यूज़ होता है और बैचलर जो है मेल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, वेडलॉक। तो वेडलॉक बना हुआ है वेड से, यानी कि शादी से। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वेडलॉक मीन्स विवाह या मैरिज। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन इजी था, हालांकि ऐसे पूछ लेते हैं सिनोनिम कि इनमें से कौन सा इसका सिनोनिम है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको हर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देना है, आपको बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, तो किसकी नहीं सही ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, एक्यूमुलेट है, चैलेंज है, बिगिनिंग है, टॉलरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी, तो यहाँ पर जो टॉलरेंट की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो टॉलरेंट की स्पेलिंग क्या होती है, TOLERANT। तो यहाँ पर आर के बाद ई ना बन के क्या बने,
बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखते हैं लिख जाता है कि नहीं लिख जाता है। तो यहाँ पर टॉलरेंट की स्पेलिंग ये वाली होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, TOLERANT, तो टॉलरेंट की स्पेलिंग ये होती है। और टॉलरेंट का मीनिंग आपको पता ही होगा, यानी कि जो टॉलरेंट जो उसको बोल सकते हैं सहनशीलता। ठीक है, तो टॉलरेंट का मीनिंग क्या होता है, सहनशीलता हो जाएगा या पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट का यहाँ पर पेशेंट मरीज से सेंस नहीं है, तो पेशेंट जो हो जाएगा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पेशेंट जैसे टॉलरेट हो जाएगा, टॉलरेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधे क्या था, तो आपको इसकी स्पेलिंग रॉन्ग थी। ठीक है, तो टॉलरेंट से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, तो टॉलरेंट से टॉलरेट भी है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो टॉलरेंट है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है। तो क्या है, तो टॉलरेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका अगर वर्ब बनाया था तो क्या हो जाएगा, टॉलरेट हो जाएगा। तो टॉलरेंट का वर्ब क्या होगा, टॉलरेट होगा। और ये कौन सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, विशेषण है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड दिए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन इसको हम लोग इतना डिस्कस करके पढ़ेंगे तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। ठीक है, तो एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या है, तो एक्यूमुलेट का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है गैदर, यानी इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ मतलब इकट्ठा करना है, एक पास करना है, स्टोर अप करना। तो एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है, स्टोर अप करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, चैलेंज। तो चैलेंज का मीनिंग आपको पता होगा। बिगनिंग का मीनिंग भी पता है, यानी कि शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें एक सेंटेंस दिया है और आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मिल्क से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल ए का यूज़ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मटेरियल नाउन होता है उसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होता है। जो मटेरियल नाउन होता है उसके साथ ए या एन का यूज़ नहीं होता। यहाँ पर मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे कि अब इसके अलावा मटेरियल नाउन को आपको और चीज़ ध्यान रखनी है, तो कौन कौन से मटेरियल नाउन हो जाएंगे, जैसे कि पानी हो जाएगा, ठीक है, ऑयल हो जाएगा। इस तरीके से ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके अलावा आपको ये तो पता ही है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो ये सब तो मटेरियल हैं ही। इसके अलावा आपको पानी है याद रखना है, दूध याद रखना है, तेल याद रखना है। तो ये भी किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होता है। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगी, तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है, अब हमारा यहाँ पर एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड मैंने एक वीडियो नहीं बल्कि 2 वीडियो बनाए हैं। यानी कि पहले वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं और दूसरे वीडियो में मैंने जो इम्परेटिव पैसिव वाइज होते हैं उनको भी डिस्कस किया है। यानी कि आप देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा खुद देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू गो। ठीक है, तो वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू गो। तो सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं, कौन सा टेंस हो जाएगा। तो ये आपका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है कि सब्जेक्ट आता है, हैज़ हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर जो चीज़ें होती हैं वो सब आती हैं। यानी कि कहने का सेंस क्या है, हेल्पिंग आपको ध्यान रखना है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज़ होता है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। अब यहाँ पर इसका पैसिव वाइज हमको देखना है, पैसिव वाइज बनाना है। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा। वाई यू हैवेंट बीन अलाउड टू गो, वाई हैवेंट यू बीन अलाउड टू गो, वाई वर यू नॉट अलाउड टू गो, वाई यू वर नॉट अलाउड टू गो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें जो ऑप्शन है उसको हटाना है, कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान के रखना, जहाँ पर हैज़ हैव होता है, जहाँ पर हैज़ या हैव होता है तो उसके पैसिव वाइज में हम क्या लगाते हैं, तो वहाँ पर हम बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैज़ हैव के साथ हम हमेशा वर्ब, और आपको ध्यान रखना हैज़ हैव के साथ हमेशा हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं, और पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म का तो यूज़ करते ही हैं। वो तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी ही पहले से। तो जहाँ पर हैज़ हैव के साथ हमें पहले बीन मिलता है, पहले उसको हम देख लेते हैं कि किस सेंटेंस में हमको हैज़ हैव के साथ बीन मिलता है। तो यहाँ पर भी बीन मिल रहा है, यहाँ पर भी बीन मिल रहा है, और यहाँ पर नहीं मिला, तो इसको हम पहले हटा देते हैं। अब हम फर्स्ट ऑप्शन में और सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जो है सही ढंग से यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है। यानी कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन दिया है, तो हैज़ और हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। तो अगर आपने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े तो उसको पहले आप पढ़ लीजिएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ लीजिएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो फिर से सुन लीजिए, हैज़ हैव के साथ
जो पैसिव वॉइस में क्या आता है, हैज़ बीन और हैव बीन आता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इस तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर हुई। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर डायरेक्ट जो है स्पीच इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव नहीं होती है। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज़ द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में से ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि उसके लिए कौन सा एक वर्ड राइट होगा। तो कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, यानी कि किसी को बुलाना, कॉल अपॉन किसी को याद करना, ठीक है, चाहे वो गॉड हो चाहे किसी और पावर को याद करना, लाइक लॉ एट्सेट्रा, फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, किसके लिए, हेल्प के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वोकेशन है, इन्वोल्यूशन है, इनंडेशन है और एवोकेशन है। तो देखिए चारों ही वर्ड मिलते जुलते लग रहे हैं लेकिन चारों के ही मीनिंग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपको इन्वोकेशन आपको याद रखना है। तो इन्वोकेशन मीनिंग होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्वोकेशन का मीनिंग होता है स्तुति या प्रार्थना करना, ठीक है, यानी कि प्रार्थना करना, यानी कि हम लोग ईश्वर के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो मतलब प्रे करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, इन्वोकेशन यूज़ होगा। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, इन्वोकेशन आएगा। इसके अलावा जो वर्ड दिए उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके मीनिंग क्या है। तो इन्वोल्यूशन का आपको ध्यान रखना। तो इन्वोल्यूशन का मीन्स होता है पेचीदगी। पेचीदगी का मतलब क्या होता है, जो बहुत मुश्किल से कोई चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश का मीनिंग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ मुश्किल से कोई मिली, पेचीदगी यानी कि पेचीदा है, ठीक है, बहुत मुश्किल से कोई चीज़ मिल रही है, तो उसके लिए इन्वोल्यूशन का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनंडेशन। तो इनंडेशन का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके मीन्स होता है बाढ़, सैलाब के सेंस में आता है, जिसको इंग्लिश में इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा। तो आपको फ्लड याद रखना है, ठीक है। तो फ्लड आपको याद रखना है, किसके लिए आपको याद रखना है, इनंडेशन के लिए। तो फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़, यानी कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाती है, उसके लिए हम इनंडेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेवोकेशन। तो रेवोकेशन का मीनिंग क्या होता है, खंडन, यानी किसी भी चीज़ का खंडन करना, रिजेक्ट करना, मना करना। तो रेवोकेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, कैंसिलेशन करना, कैंसिल करना, यानी कि कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ पारित हुई है तो उसको क्या खंडन कर दिया, उसको विरोध कर दिया, यानी रोक देना एक तरीके से। तो रेवोकेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, खंडन, ठीक है। तो रेवोकेशन क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। और ये कौन सा वर्ड है, ये नाउन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस, यानी कि छोटे से कमरे में बंद होने का डर, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताना कौन सा वर्ड आपको राइट होगा। ये क्या है, एक प्रकार की डिजीज़ है, बीमारी है। तो यानी कि किसी छोटे से कमरे में बंद होने के डर को क्या कहते हैं, उस डिजीज़ को क्या कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा किसी को ऊंचाई से डर लगता है कि उसको लगता है वो गिर जाएगा, किसी को पानी से डर लगता है, ठीक है, किसी को लगता है कि सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो एक अलग अलग तरीके की जो डिजीज़ होती है, तो यहाँ पर उसकी हम लोग बात करें। तो फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस, तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा। और जितने भी चारों वर्ड हैं इसको चारों को हम लोग क्लियर करेंगे, यानी चारों ही एक तरीके की डिजीज़ हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एग्रोफोबिया हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, जीनोफोबिया हो जाएगा या पैरानोइया हो जाएगा। तो एग्रोफोबिया और क्लस्ट्रोफोबिया, जीनोफोबिया और पैरानोइया में से आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्लस्ट्रोफोबिया को आपको ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तो बंद कमरे में डर लगना, यानी कि बंद कमरे में बंद होने का जो डर होता है उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। बंद कमरे का मतलब क्या, छोटी सी जगह में छोटा सा कमरा हो, छोटा सा कंपार्टमेंट हो, तो इस तरीके से। तो क्लस्ट्रोफोबिया किसके लिए आता है, कि बंद कमरे में बंद होने का जो डर होता है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, तो क्लस्ट्रोफोबिया आता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो अदर वर्ड्स दिए उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि एग्रोफोबिया। तो इसमें क्या होता है, खुली जगह में डर लगता है। तो इसमें क्या होता है, खुली जगह में डर लगता है। इसमें क्या होता है, बंद जगह में डर लगता है। और जीनोफोबिया में क्या होता है, इसको भी आपको क्लियर चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो जीनोफोबिया क्या होता है, अनजान व्यक्ति से डर लगता है। तो जीनोफोबिया में क्या होता है, किसी भी अजनबी को, किसी भी स्ट्रेंजर को देखने से डर लगता है, कि किसी को लगता है कि मुझे पकड़ लेगा या कुछ कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर खुली जगह में डर लगना, बंद जगह में डर लगना, और जीनोफोबिया मतलब किसी भी अनजान व्यक्ति से डर लगना। तो ये हो गया। और लास्ट वर्ड हमारा क्या है, पैरानोइया है, इसको भी आपको ध्यान रखना। तो पैरानोइया का मीनिंग क्या होगा,
तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि उसकी मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, एक अन्याय हो रहा है, यानी कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उसके साथ लगता है सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो पैरानोइया में क्या होगा कि इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके साथ दुनिया में सबसे बुरा हो रहा है, सबसे ख़राब हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों ऑप्शन क्लियर किए और चारों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको चारों ही डिजीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो बताना आपको क्या है, यहाँ पर सिनोनिम बताना है, यानी कि आपको पर्यायवाची बताना है। तो डिकैम्प का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या है, मूव है, इनकैम्प है, फ्ली है, हाइड है। तो देखिए आपको इनके मीनिंग आते होंगे, लेकिन आपको डिकैम्प क्या वर्ड है इसका मीनिंग नहीं आता। आपने देखा होगा एग्जाम में कि वर्ड इतना डिफिकल्ट दे देंगे, अगर वर्ड इजी देंगे तो ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट दे देंगे, अगर ऑप्शन इजी होंगे तो वर्ड बहुत डिफिकल्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिकैम्प का मीनिंग क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो डिकैम्प का मीनिंग भी होता है भाग जाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्ली यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो डिकैम्प का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना, रन अवे। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, रन अवे। तो रन अवे, ठीक है। तो रन अवे भी इसका सिनोनिम हो जाएगा और फ्ली भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, जैसे कि फ्ली अवे का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिकैम्प का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि किसी एक जगह से, और रन अवे भी होता है और इसके अलावा भी कई मीनिंग होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, उसको भी हम बोलते हैं डिकैम्प बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान कहीं किसी सिटी में रहता हो और किसी वजह से उसको अपनी सिटी छोड़ के दूसरी जगह अपना डेरा डाल लेता है, तो उसको भी हम डिकैम्प बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मूव है। तो मूव तो आपको पता ही होगा। फिर अगर नेक्स्ट क्या है, इनकैम्प है। तो इनकैम्प को आपको ध्यान रखना है। तो डिकैम्प का अगर ऑपोजिट पूछा जाए तो इनकैम्प हो जाएगा। तो डिकैम्प का मीनिंग क्या होता है, डेरा छोड़ के जाना, और इनकैम्प का मीनिंग क्या होता है, वहाँ पर टिके रहना, ठीक है। तो डेरा डालने को क्या बोलते हैं, डिकैम्प, और डेरा लगाने को यानी कि वहीं पर रहने को क्या बोलते हैं, इनकैम्प। तो डिकैम्प का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इनकैम्प याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर पूछा क्या गया था, सिनोनिम पूछा गया था। तो सिनोनिम के लिए हमको फ्ली याद रखना है। हाइड का मीनिंग पता ही होगा आपको, हाइड में छुपाना, छुपना, इस सेंस में आता है। नेक्स्ट हमारा है क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो आपको बताना फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग बताना है, ठीक है। तो उस पर हमने नोट में आगे क्वेश्चन में मैंने लिखा था। तो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम ही बताना है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग होता क्या है, मानव प्रेमी। मानव प्रेमी यानी कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान से प्यार करे, यानी कि एक इंसान जो है वो जितने भी दुनिया में इंसान है वो सबसे प्यार करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम क्या आ जाएगा, यानी कि सेम मीनिंग, और कौन सा वर्ड इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और हाँ, इसमें क्या होता है, यानी कि वो जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है, ठीक है, यानी कि मानव प्रेमी, यहाँ प्यार लड़का लड़की वाला मैं प्यार नहीं बोल रही, यहाँ पर मतलब मानव प्रेमी यानी सबके लिए प्यार। तो उसमें वो उसकी हेल्प भी करता है। आप हेल्प वो चाहे दान दे के करे, चाहे कपड़े दे कर करे, यानी कि पैसे से करे, चाहे कपड़े से करे, या मतलब और किसी चीज़ से करे, तो हेल्प हर तरीके की होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो बेनिफैक्टर, यहाँ पर ऑप्शन राइट है। तो बेनिफैक्टर का मीनिंग भी होता है, ठीक है, दान देने वाला। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग मानव प्रेमी या दान देने वाला, और बेनिफैक्टर का मीनिंग भी होता है दान देने वाला। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेनिफिशियरी है। तो बेनिफिशियरी यानी कि बेनिफिट से बना हुआ, लाभ से बना हुआ है। तो लाभ पाने वाले को क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी बोलते हैं। यानी किसी को लाभ किसी से मिला हो तो उसके लिए वर्ड क्या आता है, बेनिफिशियरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैट्रन। तो मैट्रन को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैट्रन के लिए क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाउस कीपर के भी सेंस में आता है। इसके मीनिंग बहुत से हैं। तो हाउस कीपर के भी सेंस में आता है, हेड नर्स के भी सेंस में आता है, यानी कि नर्स की जो हेड होती है तो उसके लिए भी हम मैट्रन का यूज़ करते हैं, और सुपरिटेंडेंट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि मैट्रन के भी बहुत से सिनोनिम्स है, बहुत से चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। एक वर्ड को कई तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर का मीनिंग पता होगा कि स्पॉन्सर का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि अगर हिंदी बोल समर्थक, यानी कि आपने किसी का काम किया है, जैसे कि स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ होते हैं कि कोई उनका प्रोजेक्ट है या कोई ऐप है तो उसको लोग करते हैं, उनका काम करते हैं, तो फिर उसको क्या है, उस कंपनी की तरफ से पैसा मिलता है, तो उसके लिए स्पॉन्सर आता है। तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्राइटी। तो आपको बताना है सब्राइटी का एंटोनिम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिया है, मॉडरेशन दिया है, ठीक है। तो ये 2 बार ऑप्शन लिख गया है। तो आपको सब्राइटी का मीनिंग क्या बताना है, तो मॉडरेशन होगा, ड्रंकनेस होगा, डिजीनेस होगा, या स्टुपिडिटी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।